Hi everyone, and in this lecture we are going to continue from question number 20. So क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ध्यान देंगे आप बहुत अच्छे से, आपकी बुक में देखेंगे और साथ साथ में मार्किंग भी करते जाएंगे. आरएसटी लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ईबीआईटी कमाएगा सर 4 लाख रुपए का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16. सो सर इनका ईबीआईटी कितना होगा? इनका ईबीआईटी है 4 लाख का. प्रेजेंटली द कंपनी इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इक्विटी शेयर. अब ध्यान दो, इन्होंने वर्ड इस्तेमाल क्या किया? एक्सपेक्टिंग, यानी कि ये कमाएंगे 2015-16 के लिए, यानी कि हम हो सकता है 15 के बिगिनिंग में खड़े हों, तो आने वाले साल ये जो 15-16 है ये आने वाला है, क्योंकि हम एक्सपेक्टिंग लिख रहे हैं. ठीक है. प्रेजेंटली द कंपनी इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इक्विटी शेयर. अभी सिर्फ कंपनी में इक्विटी है, यानी कि ये हो गई हमारी अनलीवर्ड कंपनी विथ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 16%. सो ये जो ईबीआईटी है ये पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूं इक्विटी वालों का है अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ कंपनी में इक्विटी है. द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू रिडीम पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय इंट्रोड्यूसिंग डेट फाइनेंसिंग. अब ये जो जो भी हमारे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 20 लाख का, 20 लाख का हमारे पास में जो कैपिटल है उसमें से कुछ हिस्सा हम वापस बायबैक कर लेंगे, मतलब कम कर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल. और ये कम करेंगे तो सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा. इक्विटी शेयर अगर आप किसी से वापस लेते हो तो कंपनी में कम होते, लेकिन सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने वाले ने हमारे से इक्विटी शेयर खरीदा था. अब आप अगर वापस ले रहे हो तो उसको पैसा देना पड़ेगा, और ये पैसा कहाँ से आएगा? डेट से आएगा. द कंपनी हैज टू ऑप्शन टू रेज डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% और 50% ऑफ द टोटल फंड. अब कंपनी टोटल फंड का 30% या 50%, टोटल कितना है सर? 20 लाख. 20 का 30% होता है 6 लाख, 20 का 50% होता है 10 लाख. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी डेट 6 लाख का भी इशू कर सकती है और 10 लाख का भी इशू कर सकती है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर डेट फाइनेंसिंग अप टू 30%, अगर मैं 30% तक करवाता हूं डेट फाइनेंसिंग, तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो होगा सर 10% का. एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट विल इंक्रीज टू 17%. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा 17 हो जाएगा. अभी अगर आप देखोगे तो 16 है. ठीक है. इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर 50% ऑफ द डेट, देन द इंटरेस्ट रेट विल बी 12%. अब ध्यान दो, क्वेश्चन ने दो चीज बोली है. आपको अभी इक्विटी कितना है आपके कंपनी में सर? 20 लाख का. 20 लाख में से 30% आप बायबैक कर सकते हो या 50% बायबैक कर सकते हो. जितना भी करोगे सर 30% या 50% आप डेट से रेस कर सकते हो. अगर आप 30% रेज करते हो, यानी कि 6 लाख मार्केट से उठाते हो, तो 12% के रेट से, सॉरी 10% के रेट से आपको लोन मिल जाएगा. लेकिन अगर आप 10 लाख उठाते हो यानी कि 50%, तो आपको 12% लगेगा. क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि 6 लाख तक 10% और उसके ऊपर 12%, वो सीधा सीधा बोल रहा है 30% उठाते हो तो पूरे पे 10%, और अगर 50% उठाते हो तो पूरे पे 12% लगेगा. ये उसका है मतलब. एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हो जाएगा 20%. तीन तीन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. यू आर रिक्वायर्ड टू you are required to compute the value of the company, its overall cost of capital. पहले तो आप वैल्यू ऑफ द कंपनी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर डिफरेंट ऑप्शन, एंड ऑल्सो स्टेट विच ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन. अब आपको ये भी ऑप्शन बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है, आगे देखो. 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करो.
सॉरी। सो ध्यान देंगे सर, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमको क्या पूछा है, 3 चीज़ें पूछी है। वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है अलग अलग ऑप्शन में, और कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। आए सॉल्व करें सर अब हम। हम 18 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, अब हम 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एग्जिस्टिंग वैल्यू निकाल लो कंपनी की कितनी है, और वो कैसे निकालोगे। इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए इक्विटी का अमाउंट लोगे आप। मैं लिखने के लिए लिखता हूँ इक्विटी, प्रॉफिट ऑफ इक्विटी। ईबीआईटी लिखूंगा तो वो आप गलत पढ़ोगे बाद में रिवीजन करते समय, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। अभी कितना है, $3.20 लाख। 4 डिवाइडेड बाई 0.16 करोगे तो आपका आएगा सर, राइट। ध्यान दो, अभी अगर कुछ भी नहीं करता हूँ, अगर मैं 4 लाख कमाता हूँ तो 16% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उसके हिसाब से मेरी कंपनी की वैल्यू होती है 25 लाख। क्वेश्चन ने ये पूछा ही नहीं आपको, क्वेश्चन ने पूछा है डेट 30% या 50% का रेज करने के बाद बताओ वैल्यू कितनी है कंपनी की। ठीक है, हम बताएंगे। एग्जिस्टिंग इक्विटी ले लो कितना है, मैं आपको अब थोड़ी सी कहानी सिंपल कर देता हूँ। अभी जो है हमारे पास में 20 लाख का है, ठीक है। और अब दोनों ऑप्शन में आप डेट कितना रेज करोगे। इस केस में आप 30% रेज करोगे तो 6 लाख हो जाएगा, इस केस में 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लगता है तो मैं लिखूंगा वहाँ पे। फिलहाल के लिए यहाँ से शुरू करें। ईबीआईटी ले लो, ईबीआईटी मेरा कितना रहेगा, 4 लाख का। इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करूँगा। अब पहले वाले केस में 10% इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आपको ध्यान होगा तो वो 60,000 का आएगा। दूसरे वाले केस में 12,000 लग रहा है तो वो 12% लग रहा है तो 1,20,000 आएगा, ठीक है। ईबीटी अगर आप ध्यान दोगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 3,40,000 का, और यहाँ हो गया 2,80,000 का। क्योंकि अब अगर ध्यान दोगे तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ है, और टैक्स का रेट नहीं दिए होने की वजह से ईबीटी ही आपका क्या बन जाएगा, ईएटी बन जाएगा। सो मैं इसको स्लैश लिख के ईएटी लिख देता हूँ। अब हम कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही वो प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, जो इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाता है। और इसी तरह से हमने कंपनी की वैल्यू निकाली थी, इक्विटी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब कितनी हो जाएगी सर, इस केस में 17%, इस केस में 20%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, 20 लाख। $14 लाख। और वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, इस केस में है 6 लाख, इस केस में है 10 लाख। टोटल वैल्यू हमारी आ गई 26 लाख, इस केस में आ गई 24 लाख। वैल्यू, टोटल वैल्यू कैसे आएगी, डेट की वैल्यू प्लस इक्विटी की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है सर, अगर आपको अब निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ये भी निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू जो प्रॉफिट दोनों के लिए है डिवाइडेड बाय जो कैपिटल दोनों के लिए है। यही फॉर्मूला है सर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ लिख के दिया। अब क्या है, आपके पास में वैल्यू है, अब आपके पास में वैल्यू है, प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सो ध्यान देंगे इस ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, यहाँ तीनों साइड में तीनों जगह पे इक्विटी है, दोनों साइड में तीनों जगह पे इक्विटी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर टोटल निकालना है तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इसी को हम बोलेंगे कंपनी की वैल्यू इज इक्वल टू ईबीआईटी। दोनों का प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अगर आप एक काम करोगे कि कंपनी की वैल्यू को उधर लेके जाओ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इधर लेके आओ तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। सो यहाँ पे 4 लाख का ईबीआईटी है, यहाँ मैं क्या करूँगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 26 लाख, और यहाँ हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख। $15.38%। 16.66%। क्वेश्चन ने दो चीज़ें निकालने बोली थी, कंपनी की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये हमने दोनों निकाल लिया। कंपनी की वैल्यू 26 लाख है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.38% है। कौन सा ऑप्शन में सर? 30% वाले जो ऑप्शन हम ले रहे थे। और ये 50% अगर डेट हम वापस लेते हैं तो डेट वाले ऑप्शन में 24 लाख की वैल्यू 16.66%। क्वेश्चन आखिरी में ये पूछता है कि कंपनी ने कौन सा ऑप्शन बेटर है, यही पूछा ना आखिरी में, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आप देखो वैल्यू के एंगल से देखो तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जिसमें वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जो कि है 26 लाख। कॉस्ट के एंगल से देखो यानी खर्चा, तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है जिसमें कॉस्ट सबसे कम होती है। सो दोनों के दोनों पहले केस में फंसते हैं आपके। ऑप्शन 1 ऑफ 30% debt financing is best as it has higher value of company with lower cost of capital। समझा? कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो बस थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप्स लेके चलना पड़ता है। बहुत आसान है, ईबीआईटी दोनों का दिया हुआ था, इंटरेस्ट माइनस करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से वापस एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। पता है आपको यहाँ पे किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है तो उसका प्रॉफिट और उसका कॉस्ट, उसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसका कॉस्ट, ये तीनों से मिला के घुमा फिरा के हमने ये सारा ट्रांजेक्शन किया है। सो आप ये नोट कर लेंगे, आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ में। ये मैं चलता हूँ अब अगले क्वेश्चन पे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है, 22 आपके लिए होमवर्क है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में 23 होमवर्क है और 24 भी होमवर्क है। ये भी आप कर सकते हैं आराम से, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं इस वाले लेक्चर का सेकंड पार्ट जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 25। सो 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पानी पी के आता हूँ और हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आओ सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान देंगे। द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ थीटा आर प्रेजेंटेड एज अंडर। अर्निंग बिफोर इंटर, धीरे धीरे पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है हमको, आराम से। आपको भी मन में अगर कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत धीरे जा रहे हैं हम, या बहुत फास्ट जा रहे हैं, या आपको लगता है कि कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सी बात बताता हूँ, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बीच बीच में मोबाइल उठा के देखना, फ़ोन पे बात करना, घूम के आना, या किसी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो। तो थोड़ा सा मन को शांत रखो, लंबी सांस लो, घूम फिर के आओ, फिर जाके बैठो। जब आप मन बना लो उसके बाद में ध्यान देना, क्योंकि अननेसेसरी आप देख यहाँ रहे हो, सोच वहाँ रहे हो, तो ना वहाँ पे ठीक से हो ना यहाँ पे ठीक से हो, पूरी तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मत होने देना। सो ध्यान देंगे। द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ थीटा लिमिटेड आर प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया है 23 लाख रुपए का। याद रखेंगे ये जो ईबीआईटी वाली फिगर होती है ये इक्विटी और डेट दोनों के लिए होती है। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस वालों के लिए होती है, ये एक तरह से सबके लिए होती है। इसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इसमें से लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तीन चीजें अब हमारे पास में, इक्विटी है, डेट है और लोन है, याद रखना, ठीक है। इनकम टैक्स बाद में माइनस किया। देखो 23 लाख में से 80 और 2,20,000 यानी कि 3, ये क्या कैलकुलेशन किया, हाँ सही है। सो 23 में से 3 माइनस करने पे 20 आया, 20 में से 50% का टैक्स माइनस किया। देखो लिखा नहीं है लेकिन 20 और 10 लिया यानी कि 50% टैक्स। आफ्टर टैक्स आया 10 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 5 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करोगे तो ईपीएस कितना आएगा, 2 और मार्केट प्राइस है 20 की। पी रेशियो क्या होता है सर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या होता है सर, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगर आप करते हो 20/2 तो वो आता है 10। पी मल्टीपल प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू, अर्निंग ई मल्टीपल, अर्निंग्स का प्राइस के साथ में क्या मल्टीपल है, यानी कि 2 × 10 मल्टीपल बोला ना, 2 × 10 = 20। पी रेशियो आपको यह बताता है कि 10 गुना मार्केट में प्राइस चल रही है, जो भी ईपीएस है उसके मुकाबले 10 गुना, 2 रुपए का ईपीएस इंटू 10 गुना इज 20। द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, इसको बोलते रिटेन्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 20 लाख। इट इज इन नीड ऑफ 30 लाख। कंपनी के पास में बहुत सारा माल आ गया। अभी पहले तो ध्यान दे दो आगे बढ़ने से पहले कि कंपनी के पास में माल कितना है, भर भर के रख लेते हैं, फिर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जिस्टिंग कैपिटल, इक्विटी, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, लोन। ध्यान दो, सबसे पहले मैं इक्विटी की बात करता हूँ। कितना लिखा है देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको 10 रुपये दिया हुआ है और 5 लाख के हिसाब से कितने नंबर है, 5 लाख। 5 लाख इंटू 10 आप करोगे तो आपका आएगा 50 लाख। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर 50 लाख की इक्विटी शेयर। रिजर्व्स कितना बोला उसने, 20 लाख। डिबेंचर देखो, डिबेंचर की अमाउंट नहीं दी है लेकिन निकाल सकते हैं। 8% लगाने पे 80,000 आया। ऐसी कौन सी वैल्यू है सर जिस पे आप 8% लगाओगे तो 80,000 आएगा, सिंपल 80,000 डिवाइडेड बाय 8% करके देखो, अपने आप समझ में आएगा, 10 लाख। लोन भी वैसे ही कैलकुलेट करोगे, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11% करके देखो क्या आता है, ये भी आएगा, ये आएगा आपका 20 लाख। एक बार क्रॉस चेक करने दो, गलती हो गई तो। पचास और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 20 1 करोड़ मुझे मिल जाते तो यहां से मैं भाग जाता। ठीक है, ठीक है सर, टोटल कैपिटल आ गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब 1 करोड़ का टोटल कैपिटल मेरे पास में है सब कुछ मिला के, और मुझे 30 लाख की जरूरत है। अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई ना, ऐसे काम करना पड़ता है। इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव मोड।
अब ये 30 लाख पैसा कहाँ से आएगा, ये इसके दो ऑल्टरनेटिव नीचे में दिए गए। पहला तो रेजिंग एंटायर अमाउंट एज टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एट 12%। ये 12% से लोन चालू है, नहीं ये 11% से है, और ये 10% से चालू है, नहीं 8 है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यार। हाँ, ऐसे ही जो 11% का लोन है, ऐसे ही एक और लोन 12% का हम ले सकते हैं। 12% का लोन, अब ये अगर 12% का लोन लोगे 30 लाख का, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लोन के थ्रू आ सकता है। दूसरा, रेजिंग पार्ट ऑफ द फंड्स बाय इश्यू ऑफ 1 लाख शेयर्स एट ऑफ ₹20। 1 लाख शेयर्स और इश्यू करो, 20 रुपए के हिसाब से 20 लाख हो जाएंगे। बचा कितना, 10 लाख। 10 लाख आप 12% से ले लो, जो अपन ऊपर में पूरा 30-12% से ले रहे थे, नीचे में सिर्फ 10-12% से लो। 10 लाख शेयर्स और 10 लाख की वैल्यू, और बाकी का 20 लाख इक्विटी से रेज करो। तो दूसरे ऑप्शन में इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, याद रखना। पहले ऑप्शन में इक्विटी शेयर उतने ही है जितने पहले थे। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इम्प्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न बाय 2% एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। ये सब करने के बाद बट पी रेशियो जो है ये नीचे चला जाएगा, विल गो डाउन टू 8 इफ द एंटायर अमाउंट इज रेज्ड बाय टर्म लोन। ध्यान देना, ये 8 तभी होगा जब सारा का सारा अमाउंट आप टर्म लोन के थ्रू रेज करेंगे। यानी पहले वाले केस में पी रेशियो 8 रहेगा, ठीक है, परसेंट नहीं होता कभी 8, लेकिन दूसरे केस में सर पी रेशियो 10 का 10 रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। एंटायर अमाउंट इज रेज्ड बाय टर्म लोन। एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। दिख रहा है क्या, पहला पॉइंट है ये कि कौन से प्लान सिलेक्ट करने चाहिए। ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद इफ इट इज अज्यूम्ड, अगर ये मान लिया जाए दैट देयर विल बी नो चेंज इन पी, नो चेंज इन पी रेशियो, 10 था बाद में भी 10 है। अभी क्या हुआ सर, अगर ये नहीं माने अपन, तो 10 था उस केस में अब 8 और 10 हो गया। अगर एंटायर अमाउंट लोन से लाते तो 8, अदरवाइज 10। लेकिन अगर हम माने कि कोई चेंज नहीं है, 10 का 10 ही रहता है दोनों केस में, तो आप बताओ क्या आपकी एडवाइस सही रहेगी, क्या आपकी सेम एडवाइस रहेगी। तो दो सिचुएशन दिए, दोनों केस में पहले बताओ अगर पी रेशो 8 और 10 हो गए तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। फिर वापस दोनों केस में ये बताओ कि पी रेशो बदला ही नहीं तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो पी रेशो इसने जो दिया है दोनों केस में, इससे एक चीज़ सर क्लियर होती है कि हमको जो डिसीजन लेना है वो उसमें पी रेशो इन्वॉल्व है। यानी अर्निंग पर शेयर तक कहानी ख़त्म नहीं होएगी आपकी। आप क्या करोगे पता है, अर्निंग पर शेयर तक तो निकालो जो निकालते थे हमेशा, उसको बाद में मल्टीप्लाई करो अपने अपने ऑप्शन में पी रेशो से, 8 या 10, दूसरे वाले में 10 और 10। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा मार्केट प्राइस कितनी आएगी, और मार्केट प्राइस जिस ऑप्शन में ज़्यादा आएगी वो ऑप्शन प्रिफरेबल है। आइए सर सॉल्व करते हैं। अभी टोटल कैपिटल 1 करोड़ का है, अर्निंग कितनी है, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 23 लाख का, ये आप मानते हो। यानी कि अभी हम कितना कमा रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 23%। क्वेश्चन ये बोलता है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न 2% से बढ़ जाएगा अगर ये मॉडर्नाइजेशन किया तो। करो सर, मॉडर्नाइजेशन करने के बाद में दो % से बढ़ेगा तो नया वाला ROI कितना हो जाएगा, 25%। तो नई EBIT कितनी हो जाएगी, आपके पास कैपिटल कितना 1 करोड़ प्लस और 30 लाख आप रेस करोगे, कैसे भी करो, टोटल 1 करोड़ 30 लाख है, इस पे आप लगाओगे 25%, तो नया EBIT कितना आएगा सर, 130 लाख पे 25% इज 32,50,000। ये नया EBIT याद रखना, चेक करना 2 साल। ठीक है, अब हम दोनों ऑप्शन लेंगे और दोनों में EPS निकालेंगे।
इस केस में पूरा 30 लाख यहाँ से उठा रहे हो, और इस केस में 20 लाख इक्विटी से और 10 लाख डेट से। EBIT जो नया वाला है वो है 32,50,000। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ध्यान देना। इंटरेस्ट हमारे पास अब 3 तरह के रहेंगे, 8, 11 और 12। 8% डेट पे 80,000, 11% लोन, 12% लोन, 2,20,000 और ये 3,60,000। मानते हो? और इस केस में क्या होगा, 80,000, 2,20,000 और ये हो जाएगा 1,20,000। 10 लाख पे ही लगेगा ना सिर्फ। तो अब आपका आ जाएगा EBT। ध्यान देंगे आप स्क्रीन पे, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 32,50 माइनस 80 माइनस 2,20 माइनस 3,60, 25,90,000। 32,50 माइनस 80 माइनस 2,20 माइनस 1,20, 28,30,000। अब इसमें से हम करेंगे माइनस टैक्स को। टैक्स कितना है यार, दिया हुआ है क्या? हाँ, टैक्स का रेट हमने निकाला था 50%, अगर आपको याद होगा तो 20 लाख पे 10 लाख का टैक्स था, ठीक है। यहाँ पे देखो, सो टैक्स का रेट 50% है। ये हो जाएगा आपका 12.5, 12,90,000। नहीं 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 नहीं, नहीं। 12,95,000। 28-30 डिवाइडेड बाई 2, 14,15,000। अरे अब इसके बाद आता नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे EPS निकालने के लिए। पहले वाले केस में पूरा को पूरा अमाउंट आप डेट से लाए हो, तो आपके नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 5 लाख थे, 5 लाख रहेंगे। यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 6 लाख, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे 5 लाख थे और आपने 1 लाख शेयर्स 20 के रेट से और रेस किए। तो अब हम निकालेंगे सर EPS। 2.59, 2.36। और अब लेंगे PE रेशो। और अगर आपको याद होगा तो उन्होंने बोला था कि अगर सारा पैसा डेट से लाया तो PE रेशो हो जाएगा 8, अदरवाइज रहेगा 10। तो आपका मार्केट प्राइस आता है, मल्टीप्लाई करो, 20.72, 23.60। अब बोलो, ये आपका मार्केट प्राइस आ गया। एडवाइस क्या करोगे आप मैनेजमेंट को, किस तरह से लिखा है उसी भाषा में लिखेंगे हम। एडवाइस द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। कंपनी शुड raise equity and balance through debt as
मार्केट प्राइस इज हायर इन दिस ऑप्शन, क्योंकि इस केस में मार्केट प्राइस ज़्यादा है। इफ दूसरा वाला पार्ट, क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ईपीएस आपका नहीं बदला होता, सॉरी, पी रेशियो आपका सेम रहा होता, तो भी क्या आपका ये जवाब जो है कि इक्विटी रेस करना चाहिए, ऑप्शन 2 आपने चूज करना चाहिए, सही होता? तो देखो, मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 25.9। समझा क्या? एक चीज तो मैं क्लियर बता, अगर पी रेशियो दोनों केस में सेम ही रह रहा है तो फिर मार्केट प्राइस या पी रेशियो पे डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं, ईपीएस पे डिसीजन ले लो। दोनों केस में अगर पी रेशियो सेम है तो आंसर भी वैसे ही आने वाले। तो मार्केट प्राइस को बेस बनाने में कोई मतलब ही नहीं बनता, आंसर लिखने को तो हमने वैसा लिखा है, मतलब नहीं बनता। आई क्या बात समझ में? सो ये फाइनल वाला पार्ट है, ये आपने लिखना है। ठीक है सर, खत्म करेंगे। यानी आपको बात समझी क्या? ईपीएस निकाला आपने दोनों ऑप्शन में, जिस केस में मार्केट प्राइस ज़्यादा थी वो ऑप्शन बेस्ट है। पहले वाले केस में 8 और 10 पीई रेशियो था, दूसरे वाले केस में 10 और 10 ही पीई रेशियो है। और क्योंकि पीई रेशियो दोनों केस में थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए आंसर भी बदल जाते हैं। पहले वाले केस में सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, और दूसरे वाले केस में आपका दूसरे वाला जो क्वेश्चन पूछा उसमें पहला ऑप्शन बेस्ट है। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। जस्ट नोट डाउन दिस आंसर एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक और होमवर्क है, वो मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान देना, बहुत आसान है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, ये आप होमवर्क में ले लो। आपको ईपीएस निकालना है, ईपीएस निकालना काफ़ी आसान जाएगा। सिर्फ बात आती है आगे में परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द डिबेंचर्स एंड इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। डिबेंचर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे सर? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 33 और डिबेंचर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 220। तो दो चीज आएगी, यहाँ तो वैल्यू तो ये दी हुई है यार, 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल टैक्स का रेट दिया होगा। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ डेट आपकी ऐसे आ सकती है, बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट का रेट 1 माइनस टैक्स। बाकी आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था वैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो वैसे निकाल नहीं सकते आप। सो आप ऐसा कर लो, 15% ऑलरेडी दिया, 1 माइनस टैक्स करोगे तो 1.35 माइनस हो जाएगा, सिंपल। ऐसे कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी एक तरह से। और ये हो जाएगी लेकिन बुक वैल्यू आई थिंक। अब इन्होंने क्या दिया, डिबेंचर की मार्केट प्राइस भी है, ठीक है। और अगर आप इसको इररिडीमेबल डिबेंचर मानते हैं तो हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सो इंटरेस्ट देखो 33 आ रहा है। अब अगर 220 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 220 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 2,20,000 आपके डिबेंचर्स है, जिनको आपने 33 लाख का इंटरेस्ट बांटा, तो 2,20,000 के डिबेंचर है। तो एक जन को 15 रुपए का इंटरेस्ट बांटा, ये क्लियर कट दिख रहा है यहाँ से, 15 रुपये 100, 15% इंटू 100। तो आप ऐसे करो, 15 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ले लो 93.75। इससे कॉस्ट ऑफ डेट आपका बदल जाएगा और ये मार्केट वैल्यू पे बेस्ड रहेगा।
तो आप एक काम करो, सीधा सीधा बताता हूँ, ये वाला पार्ट छोड़ो, ये बुक वैल्यू पे रहेगा, ये सही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आप ऐसे निकालोगे मार्केट वैल्यू पे बेस्ड कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा। 15 लेस 35%, 9.75 डिवाइडेड बाय 93.75, दैट्स 10.4% आपका आंसर आना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए ना हमको लगता है डिविडेंड, वो वाले चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने 4 मेथड देखी थी सर, 4 मेथड देखी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ध्यान दो, ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। CAPM के लिए बीटा वगैरह लगता है, कहीं नहीं है। रियलाइज्ड यील्ड कहीं नहीं है, डिविडेंड नहीं है, सिर्फ बचता है तो ये। और इस केस में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे सर? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ग्रोथ है तो ग्रोथ ऐड कर लो, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो आपका EPS आ सकता है, ये देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको 46.8 दिया हुआ है। अब ध्यान दो, 200 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, तो वो आ जाएगा 20। तो EPS कितना आया? 46.8 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो EPS आ जाता है 2.34। 2.34 EPS आ गया। मार्केट प्राइस शेयर की है 12, 2.34 डिवाइडेड बाय 12 आप अगर करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा 19.5%। दो चीज़ें लिख के रखो सर इस क्वेश्चन में। आंसर, आपके आंसर आएंगे 10.40 कॉस्ट ऑफ डेट, 19.50 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। खत्म। मैंने रफ में किया, आपको फेयर करना है। अब वैसे तो था होमवर्क ही, थोड़ा सा बस आपको इधर उधर दिमाग लगाना पड़ता है, इतना भी इजी नहीं है डायरेक्ट। अब सारे इजी वाले होमवर्क आपको दूंगा तो आप दिमाग कहाँ लगाओगे? फॉर्मूला डाल के आंसर निकालने में दिमाग नहीं है सर, ठीक है ना? और नहीं तो क्या। 26 के बाद ध्यान दो सर, 27 भी आपका होमवर्क है, कोई नई बात नहीं है इसमें। आपको EBIT लेवल निकालना है जहाँ पे EPS वुड रिमेन सेम। इसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट। इन्होंने क्लियर कट नहीं लिखा, इन्होंने पूरा सेंटेंस लिखा। इंडिफरेंस पॉइंट निकालना आपको आता है। EPS इस ऑप्शन का EPS इज इक्वल टू इस ऑप्शन का EPS, EBIT निकालना पड़ेगा उसमें, ठीक है? अभी और देखने दो मेरे को, ठीक है? ये नेक्स्ट वाला छोड़ दो, नेक्स्ट वाला अगले इसमें देखते हैं, इजी होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। 27 तक हमारी कहानी ख़त्म, 20 से 27, ठीक है सर। 44 क्वेश्चन है, 2 लेक्चर और लूँगा जहाँ तक। अगर क्वेश्चन ज़्यादा होमवर्क वाले नहीं रहे तो टाइम लगेगा, होमवर्क वाले रहे तो 2 इसमें ख़त्म हो जाएगा। अब आगे डिपेंड करता है। सो फॉर द टाइमिंग जस्ट इतना ही। आंसर दोनों क्वेश्चन के लिखिए, सॉल्व करो और फिर सर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू आर एंजॉइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। धीरे धीरे हमको ये चीज़ें पता चलने लग गई है कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसे इमेजिन करके चलो कि कंपनी को जब ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा तो कंपनी कहाँ से पैसा उठाएगी, कितना उठाएगी, कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगी, किस बेसिस पे ऑप्शन चूज़ करेगी, EPS ज़्यादा हो या मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, ऐसे बेसिस पे। सो फॉर द टाइमिंग, बाय बाय फ्रॉम मी।